व्यू 360 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के 6 माह पर एक नज़र, अफगान अवाम किस हाल में है। अफगानिस्तान से गुज़िश्ता 6 माह में मंशियात स्मगलिंग के वाक़यात में इजाफा। किसी एजेंसी ने भी इतनी मकदार में इसी बॉर्डर पे इतनी मकदार में जो है ना वो नारकोटिक्स पकड़ी नहीं है, और इसमें आइस, हेरोइन, चरस और ओपियम इसमें शामिल है। और जानेंगे कि दुनिया को सप्लाई चेन के दरपेश मसाइल से निमटने के लिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी क्या हल दे रही है। हम बड़ी कंपनियों, हुकूमतों और यूनिवर्सिटियों के साथ काम करते हैं और उन्हें जो करना है वो हमें ये बताना है कि वो क्या खरीदते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के 6 माह बाद मुल्क इंतहाई मुश्किल हालात में है। सलामती काउंसिल के लिए एक बयान में सेक्रेटरी जनरल ने काउंसिल के अरकान से कहा कि वो आलमी सिक्योरिटी और अफगान अवाम की खातिर अफगानिस्तान को ना भूलें। जनवरी के आगाज़ में अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान के लिए तारीखी $5 अरब की इमदाद की अपील की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने चंद रोज़ पहले ट्विटर पर अपने एक पैगाम में बताया कि अपील की जाने वाली इस रकम में से अब तक सिर्फ 9% फ़ंड्स इकट्ठे हो सके हैं। अफ़गान शहरियों के लिए सेहत, तालीम, बुनियादी ढांचे और अशियाए खुर्दनोश को पूरा करने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते $3.6 अरब की इजाफी इमदाद की भी अपील की गई है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और अफगान हुकूमत के खात्मे के बाद तालिबान के कब्जे ने अफगानिस्तान में मुआशी बहरान को जन्म दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक के इदारे का कहना है कि 90 लाख अफराद कहत के करीब पहुँचने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जनवरी में अफगानिस्तान में रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की कीमतों में 42% इजाफा हुआ और मुल्क की दरामदात में 66% कमी देखने में आई। अफगान अवाम इन हालात में किन मुश्किलात का शिकार हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं से। हुकूमत तब्दील होने के बाद हर चीज़ इंतहाई महंगी हो गई। हम मुल्क छोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं जा सके, इसलिए मुझे अपना गुर्दा फरोख्त करना पड़ा। अपने ख़ानदान का पेट भरने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा, लेकिन मेरे अपने भाई ने इसके लिए मुझे रकम देनी बंद कर दी क्योंकि उसे अपने ख़ानदान के लिए इसकी ज़रूरत थी। मेरे ख़ानदान को खुराक चाहिए और गंदम का एक थैला $20 के बराबर है। अपने भूखे बच्चों के लिए मुझे अपने जिस्म की कुर्बानी देना पड़ी। मेरे बच्चों के पास खाने को निवाला नहीं, वो भूखे हैं। सख्त जाड़े में हमारे पास जलाने को लकड़ियाँ नहीं हैं। हमारे पास घर में कुछ भी नहीं है। अब हम चाहे बरसात हो या बर्फबारी, रोज़ाना यहाँ आकर बैठ जाते हैं। आयशा तंजीम इस वक्त हमें काबुल से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। आयशा, तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अस्करी कार्रवाइयाँ काफ़ी कम रिपोर्ट हुई हैं। आप तालिबान के काबुल पर कब्जे के वक्त भी वहाँ थीं, कैसे मवाजना करेंगी आप 6 माह जो पहले तालिबान के हैं उनमें सिक्योरिटी सूरत हाल का? शुक्रिया असद। सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। मैं तो 8 साल से अफ़गानिस्तान आ जा रही हूँ। पहले मुल्क में ज़ाहिर है कि जंग थी, और जंग का मतलब ये था कि हमारे लिए भी जो गैर मुल्की सहाफ़ी थे उनके लिए भी मुल्क में सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता था। बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी, सिक्योरिटी का सोचना पड़ता था। रात के वक्त आप सफ़र नहीं कर सकते थे। बहुत से इलाके, मसलन हिलमंद जाना बहुत मुश्किल था। अब आप हिलमंद भी जा सकते हैं, ड्राइव करके भी जा सकते हैं। तो सिक्योरिटी अगरचे जैसा कि आपने कहा कि कुछ हमले हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, लेकिन पहले के मुकाबले में जो कि एक बाकायदा जंग की सूरत हाल थी जिसमें के खतरात बहुत ज़्यादा थे, उसके मुकाबले में अब सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है। और मैं अपने इस अफ़गानिस्तान के इस दौरे में ऐसी जगहों पर गई हूँ जहाँ मैं पहले नहीं जा सकती थी। उसकी वजह यह है कि अब तालिबान गैर मुल्की सहाफ़ियों को और बाकी लोगों को भी ट्रैवल करने की इजाज़त देते हैं। तो इसलिए ये आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल अफगानिस्तान में काफ़ी बेहतर हुई है। आयशा, जिस तरह से आप इससे पहले रिपोर्ट कर रही थी, जो सिचुएशन थी ओवरऑल और ख़ासतौर पे आवाम जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं, और उसी की बेसिस पे हमने देखा तालिबान रहनुमा जो हैं वो दोहा के दौरे पे हैं। क्या उम्मीदें हैं काबुल को दोहा के दौरे से?
देखिए, अफगान जो इस वक्त तालिबान रहनुमा हैं, उनकी सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता राह हमवार करें कि दुनिया उनको एक हुकूमत के तौर पर रिकग्नाइज कर ले, लेकिन उसके लिए अभी बहुत सफ़र बाकी है, बहुत वक्त बाकी है। दोहा में उनकी जो GCC ममालिक हैं उनके रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई, और उसके बाद जो स्टेटमेंट GCC ममालिक ने इशू की, जो कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री से इशू हुई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहूँगी। एक तो जाहिर है उन्होंने अफगानिस्तान में जो इंसानी बहरान है उसका जिक्र किया, और बहुत सारी चीज़ें जो पहले भी खबरों में आती रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं पढ़ के आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में कौमी मफाहमत का एक अमल होना चाहिए, और एक ऐसा सियासी हल जो अफगानिस्तान के तमाम अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, जिसमें ख़वातीन के हुकूक भी शामिल हैं, उनके काम करने के और पढ़ने लिखने के। लेकिन ये जो कौमी मफाहमत की वो बात है, ये इसकी तरफ इशारा है कि अभी तक दुनिया तालिबान से एक इंक्लूसिव हुकूमत, यानी एक ऐसी हुकूमत बनाने का मुतालबा कर रही है जिसमें अफगानिस्तान की तमाम अक़लियतें, उसमें अफगानिस्तान की पिछली हुकूमत के कुछ अंसर उसका वो सब शामिल हो, ताकि एक ये कौमी मफाहमती हुकूमत हो और खाली तालिबान की हुकूमत ना हो। तो इस जो उन्होंने स्टेटमेंट इशू की, उससे ये लगता है कि अभी भी दुनिया इस बात पर जोर दे रही है। अच्छा, तालिबान के इन 6 माह में अगर हम ओवरऑल जायज़ा ले रहे हैं तो बैनुल-अक़वामी मीडिया की मौजूदगी डेफिनेटली अफ़गानिस्तान में इससे पहले थी। अब क्या सूरत हाल है, किस तरह से बैनुल-अक़वामी मीडिया को ट्रीट किया जाता है, और लोकल मीडिया पे भी ख़ास तौर पे अगर आप कुछ बता सकें तो? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान में लोकल और बैनुल अक़वामी मीडिया को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है तालिबान की तरफ से, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बैनुल अक़वामी मीडिया को निस्बतन ज़्यादा आज़ादी हासिल है, वो ज़्यादा आराम से ट्रैवल और रिपोर्ट कर सकते हैं। उन पर बहुत कदगनें तालिबान ने नहीं लगाई जो लोकल मीडिया पे लगाई हैं। लोकल मीडिया के लिए तो उन्होंने, लोकल मीडिया में तो सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे पिछली हुकूमत में लोकल मीडिया यहाँ का बहुत वाइब्रेंट था, हुकूमत पर शदीद तनकीद करता था, उनकी परफॉर्मेंस पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे कड़ी तनकीद होती थी। अब यहाँ के लोकल मकामी सहाफ़ी मुझे कहते हैं कि उनकी जुर्रत नहीं होती कि वो तालिबान की हुकूमत पर उस तरह की तनकीद करें, और ख़ुद तालिबान ने जो लोकल मीडिया के लिए बाकायदा रूल्स इशू किए हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि वो नहीं चाहते कि लोग ऐसी तालिबान हुकूमत पर या उनके अहम हुकाम पर कोई ऐसी तनकीद करें जिनसे उनकी तज़लील का पहलू निकलता हो, या फिर ये भी कि ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा ना नशर करें जिससे अवाम की सोच पर और उनकी जहनियत पर साइकोलॉजिकली मनफी असरात मुरतब हों। तो लोकल मीडिया तो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंसर कर रहा है। एंटरटेनमेंट मीडिया को भी कहा गया है कि अपने रूल्स बदलें। बैनुल अक़वामी मीडिया उसके मुकाबले में काफ़ी हद तक आज़ाद है, वो यहाँ आके ट्रैवल भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मीडिया की आज़ादी अब अफ़गानिस्तान में वो नहीं रही जो पहले थी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम आपका। जिस तरह से हम देख रहे थे कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, आयशा ने इस हवाले से मीडिया पे भी एक डिटेल रिपोर्ट बनाई, जिसमें ख़ास तौर पे ख़बरें देने वाला अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है और तफरीह फ्राहम करने वाला जो मीडिया है, जो इससे पहले बहुत फ़रोग़ पा रहा था, इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है, आयशा तंजीम की ही रिपोर्ट में हम जानते हैं। साबिक़ दौरे हुकूमत में अफगान एंटरटेनमेंट चैनल्स कुछ ऐसे दिखाई देते थे, लेकिन अब नहीं। तालिबान इन चैनल्स से अपने प्रोग्राम तब्दील करने का कह चुके हैं। इस्लामी अमारात के ओहदेदारों ने हमसे 1 TV पर नशर की जाने वाली तमाम सीरियल्स पर पाबंदी लगाने के लिए कहा। तो अब आप इनकी जगह क्या चला रहे हैं? इस वक्त उनकी जगह ईरानी सीरियल्स चल रही हैं। और ईरानी सीरियल्स तालिबान को क्यों कबूल हैं? क्योंकि तालिबान या इस्लामी अमारात के अहलकारों के मुताबिक वो ज़्यादा इस्लामी हैं, वो पर्दे की पाबंदी करते हैं, और ये कि लोगों को इस किस्म के सीरियल्स पसंद हैं। टीवी पर मकबूल मौसीकी के शोज अब ऑफ एयर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 6 माह में ज़्यादातर चैनल्स में तफरीही प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। ये कमरा 1 TV के तफरीही प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन का मरकज़ हुआ करता था, मगर अब वो काम बंद पड़ा है, और यहाँ काम करने वाली ख़वातीन सोच रही हैं कि तालिबान की ख्वाहिशात पर पूरा उतरने वाले इस्लामी प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाएं।
جہاں تک خبروں کی بات ہے تو کئی صحافیوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نئی طالبان حکومت میں صحافی ڈر کے مارے خود ہی اپنی خبروں کو سینسر کر لیتے ہیں. وہ پہلے کی طرح حکومت یا اس کی کارکردگی پر تنقید کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. لیکن کوئی بھی خوف کے باعث یہ بات آن ریکارڈ کہنے کو تیار نہیں ہوا. خواتین صحافیوں کے اپنے مسائل ہیں. پہلے ہمیں رپورٹنگ کے لیے کہیں بھی جانے کی آزادی تھی، لیکن اب نہیں. جیسے کچھ وزراء اور دفاتر عورتوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. طالبان نے نیوز چینلز پر خواتین اینکرز کو بھی اپنا حلیہ بدلنے کو کہا ہے. طالبان کی آمد کے بعد خاتون صحافیوں کو اپنے بال چھپانے پڑے. پہلے بھی ہم اپنے سر ڈھکتے تھے لیکن اتنی سختی نہیں تھی. اب ہمیں اپنا پورا لباس تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ طالبان حکومت میں ہیں. اس کے باوجود لگ رہا ہے کہ طالبان لوگوں کو ایڈجسٹ ہونے کا وقت دے رہے ہیں. کچھ افغان ریڈیو اور ٹی وی چینلز اب بھی موسیقی نشر کر رہے ہیں، اگرچہ یہ پہلے سے کہیں کم ہے. بغیر سر ڈھانپے خواتین کو دکھانے والے چند غیر ملکی تفریحی پروگرامز اب بھی نشر ہو رہے ہیں. میڈیا کی مشکلات میں سرمائے اور ہنرمند افراد دونوں کا ملک سے باہر چلے جانا بھی شامل ہے. جب طالبان نے قبضہ کیا، زیادہ تر مقبول فنکار اور صحافی ملک چھوڑ گئے. غیر ملکی فنڈنگ اور اشتہارات سے ملنے والی آمدن ختم ہو گئی ہے. اب چینلز کہیں کم سرمایہ اور کہیں زیادہ پابندیوں کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس کے ایک سروے کے مطابق 300 سے زائد افغان میڈیا ادارے مالی مشکلات اور طالبان کی پابندیوں کے باعث بند ہو چکے ہیں. ہزاروں میڈیا پروفیشنلز ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن میں سے 70% خواتین ہیں. عائشہ تنظیم، VOA نیوز، کابل. افغانستان میں طالبان کو اقتدار سنبھالے 6 ماہ ہو چکے. ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے اور روزگار کے مواقع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. دوسری جانب ملک میں منشیات کا کاروبار اور سمگلنگ عروج پر ہے. پاکستانی حکام نے حال ہی میں افغانستان سے 1.6 ٹن ہیروئن پاکستان سمگل کرنے کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنایا. حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے منشیات سمگلنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد خیبر پختونخوا کے راستے پاکستان میں منشیات کی اسمگلنگ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. حکام کا کہنا ہے گزشتہ ماہ تورخم بارڈر کراسنگ پر اربوں روپے کی منشیات پکڑی گئیں. یہ تو بہت ہیوج کوانٹٹی میں ہے، مطلب 1.6-1.7 ٹن از اے ہیوج کوانٹٹی ہے، اور اس کی جو ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے وہ 3.5 بلین اس کی ویلیو ہے. اور یہ تورخم بارڈر پہ بلکہ پاکستان جو کسٹم کی تاریخ ہے اس میں بھی انپریسیڈنٹڈ ہے اور ہسٹورک ہے. اس بارڈر پہ کبھی اتنی مقدار میں کسی ایجنسی نے بھی، کسٹم کو تو چھوڑے، کسی ایجنسی نے بھی اتنی مقدار میں اسی بارڈر پہ اتنی مقدار میں جو ہے نا وہ نارکوٹکس پکڑی نہیں ہے، اور اس میں آئس، ہیروئن، چرس اور اوپیم اس میں شامل تھا. کسٹم حکام کے مطابق طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کاروبار کو شدید دھچکا لگا ہے. گزشتہ 1 ماہ کے عرصے کے دوران افغانستان سے 4,500 کنٹینرز پاکستان میں داخل ہوئے، جن میں 2,460 ٹرک خالی تھے. کسٹم حکام کہتے ہیں اسمگلر منشیات کو خالی کنٹینرز میں چھپا کر اسمگل کرتے ہیں. چیک کیسز ہم نے مطلب ان اسپین آف جسٹ 10 days ہم نے کی ہے، تو باقی بھی کوئی 9 to 10 اس طرح کی ہمیں تھی انٹیلیجنس انفارمیشن کہ وہ تھی اور وہ پھر رک گئی ہے. وہ بھی اس فیول ٹینک میں انہوں نے چھپا کے رکھی تھی. تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ وہ سختی ہے اور چیزیں پکڑی جا رہی ہے تو وہ رک گئے وہاں پہ. ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق بھارتی حکام نے ستمبر کے مہینے میں افغانستان سے اسمگل شدہ 3 ٹن ہیروئن گجرات میں پکڑی. ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی موجودہ غیر مستحکم معاشی صورتحال منشیات کے کاروبار کے فروغ کا سبب بن سکتی ہے. افغانستان میں طالبان آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم بارڈرز کو کنٹرول کر سکیں. وہاں کی اکانومی ڈیسٹیبلائزڈ ہے طالبان کے آنے کے بعد. وہاں پر تجارتی راستے سارے رکی ہوئے ہیں. وہاں کی اکانومی دن بدن نیچے جا رہی ہے. تو جب وسائل نہیں ہوں گے تو طالبان ذمہ داری نہیں اٹھا رہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال افغانستان میں ریکارڈ 6,000 ٹن افیون پیدا ہوئی.
رپورٹ میں کہا گیا کہ بین الاقوامی امداد کی عدم موجودگی میں افیون سے حاصل ہونے والی آمدنی افغان معیشت کا 6 سے 11% ہے۔ دوسری جانب طالبان کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں منشیات کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا اور اب بھی ان کی کوششیں جاری ہیں۔ اسلامي امارات د مخدرات توکو د پروسس قاچاق او همدارنګه د تولید د مخنیوي په برخه کې طالبان منشیات کے فروغ کی روک تھام کے حوالے سے نمایاں کوششیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک کمیٹی کا قیام بھی عمل میں آیا ہے۔ طالبان کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ غیر قانونی مواد کو دیگر ممالک اسمگل کیا جائے۔ افغانستان کے اندر بھی منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ تاہم ڈاکٹر عرفان اشرف کے مطابق طالبان عملی اقدامات نہیں کر رہے۔ پھر یہاں ایک اہم تشویش یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کی اکثریت کی مالی معاونت منشیات کی آمدنی سے ہوتی ہے۔ دنیا کا سارا فوکس ٹیررزم پہ تو ہے، لیکن جو انڈر بیلی ہے ٹیررزم کی وہ نارکوٹکس ہے، اس کی وجہ سے اس پوری ریجن کو جو ہے گولڈن کریسنٹ کہتے ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے جو ٹیرر فائنینسنگ ہے وہ نارکوٹکس ہی کے پیسے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر 90% سے زائد علاقے پر باڑ کی تنصیب کے بعد غیر قانونی طریقوں سے اسمگلنگ میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن پاکستان کے کسٹمز حکام کہتے ہیں کہ منشیات کی روک تھام کے لیے سرحد پر مزید سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے 6 ماہ بعد افغانستان میں کیا تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں اور طالبان کی جانب سے شخصی آزادیوں اور عوام کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جانتے ہیں نیلوفر مغل سے جو اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں۔ نیلوفر، کیا اہم ڈیولپمنٹس تھیں گزشتہ 6 ماہ کی؟ جی عزت، گزشتہ سال طالبان کی آمد کے بعد اگر 6 ماہ پر نظر ڈالی جائے تو بہت سی تبدیلیاں اور اقدامات دیکھنے میں آتے ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا بین الاقوامی سطح پر۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگست میں طالبان کے کابل پر قبضے کے ساتھ ہی صدر اشرف غنی افغانستان چھوڑ گئے۔ امریکہ اور کئی دیگر ممالک نے اپنے مالیاتی اداروں میں افغانستان کے 9 ارب ڈالرز کے لگ بھگ اثاثے منجمد کر دیے۔ ایک غیر یقینی صورتحال سے 2-4 ملک سے نکلنے کے لیے بےتاب افغان شہریوں اور غیر ملکیوں کے ہجوم کابل ایئرپورٹ پر کئی روز تک پھنسے رہے۔ انخلا کے آخری روز سے صرف 5 روز پہلے کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر دھماکے میں 13 امریکی فوجی اہلکاروں سمیت 170 شہری ہلاک ہو گئے۔ کابل ایئرپورٹ سے 30 اور 31 اگست کی درمیانی شب امریکی فوج کا انخلا مکمل ہوا اور 20 برس تک افغانستان میں جاری امریکہ کی جنگ کا اختتام ہو گیا۔ اور کابل کے پر قبضے کے کچھ ہی عرصے بعد افغان خواتین کے کچھ گروپس نے کابل سمیت ملک کے مختلف شہروں میں اپنے حقوق کے لیے احتجاجوں کا سلسلہ شروع کیا۔ طالبان نے 7 ستمبر کو نگراں کابینہ کے ناموں کا اعلان کیا، جس میں خواتین اور تمام افغان گروہوں کی نمائندگی نہ ہونے پر عالمی سطح پر اس پر تنقید کی گئی۔ طالبان نے کابینہ کو عارضی کہہ کر تنقید کو نظر انداز کر دیا۔ اور اکتوبر کے مہینے میں G20 کانفرنس میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں نے افغانستان کی امداد کے لیے فنڈنگ پر غور کیا۔ اس کے بعد طالبان حکومت اور تقریباً 11 ملکوں کے نمائندوں نے ماسکو میں ایک اجلاس میں شرکت کی۔ نومبر میں طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک اعلیٰ وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر آئے۔ پاکستان نے افغانستان سے متعلق ٹرائیکا پلس میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں امریکہ، روس، چین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ دسمبر میں پاکستان نے اسلامی ممالک میں تعاون کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس بھی منعقد کیا۔ اور اس سال جنوری میں امریکہ نے افغانستان کے لیے انسانی امداد ہمدردی کی بنیاد پر 30 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی امداد دینے کا اعلان کیا، جبکہ اقوام متحدہ نے رکن ممالک سے 5 ارب ڈالر کی امداد کی اپیل کی۔ رواں ماہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک صدارتی حکم نامے کے تحت امریکی بینکوں میں منجمد افغانستان کے 7 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثوں میں سے نصف رقم کو افغانستان کے عوام کی امداد اور بنیادی ضروریات کے لیے جاری کرنے کا اعلان کیا۔ اسد باقی رقم 9/11 کے دہشت گرد حملوں سے متاثر امریکی شہریوں کو معاوضے کے طور پر دی جائے گی۔ بہت شکریہ نیلوفر آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ افغانستان سمیت پاکستان اور خطے بھر کی تمام اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں۔ VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر
खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कोविड इक़दामात के खिलाफ जारी मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इन मुजाहिरों की वजह से दारुल हुकूमत ओटावा तकरीबन मफलूज होकर रह गया था। इससे पहले अमेरिका और कनाडा के सबसे मसरूफ बॉर्डर क्रॉसिंग को इतवार के रोज़ खोल दिया गया। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों ने 2 हफ्ते कबल कोविड वैक्सीन के लाजमी होने के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। दारुल हुकूमत ओटावा से शुरू होने वाले एहतजाज के बाद गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी रियासत मिशिगन और कनाडा के सूबे ओंटारियो को मिलाने वाले सरहदी पुल को एम्बेसडर पुल जिसको कहा जाता है बंद कर दिया गया था। एक कैनेडियन अदालत के फैसले के बाद इतवार को पुलिस ने ट्रकों को हटा दिया और पुल खोल दिया और कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका और कनाडा के दरमियान कुल तजारत का तकरीबन 25% हिस्सा इस ज़मीनी सरहद के ज़रिए होता है और कनाडा की इस हड़ताल ने दोनों मुल्कों में कारोबार को मुतासर किया। अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में गाड़ियां बनाने वाले कई असेंबली प्लांट्स अपनी पैदावार बंद करने पर मजबूर हुए। इसी तरह हड़तालें और मुजाहरे दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी सामने आ रहे हैं। फ्रांस, न्यूजीलैंड और हॉलैंड में भी इसी तर्ज पर मुजाहरे हुए हैं। अमेरिका के महकमे दाखिला ने अमेरिका में भी इस तरह के एहतजाज का खदशा जाहिर किया है। कोरोना की वबा के दौरान दुनिया भर में अशिया की तरसील में सुस्त रफ्तारी की वजह से हम सभी सप्लाई चेन की इस्तिलाह बहुत बार सुन चुके। अब सप्लाई चेन को दरपेश खतरात और जबरी मुशक्कत का खोज लगाने के लिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रही है। ये कैसे मुमकिन हो रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया अब सप्लाई चेन की इस्तिलाह से काफ़ी आशना हो चुकी है क्योंकि आलमी वबा के नतीजे में वो कमज़ोर राब्ते सामने आए हैं जिन्होंने अशिया की आलमी क़िल्लत में इजाफा कर दिया है। जस्टिन डिलन का कहना है कि छानबीन में इजाफा ये मौक़े फराहम करता है कि हम अशिया की तैयारी के इब्तदाई मराहिल में ही ज़्यादा गहराई में जा सकें। ये समझना कि सप्लाई चेन किस तरह काम करती है अब हमारी एक ज़ाती और पेशा वराना ज़रूरत बन गई है। इंसानी हुकूक पर अपने काम में सप्लाई चेन पर डिलन की तवज्जो उस वक्त मरकूज़ हुई जब वो अशिया की तैयारी और खुराक की पैदावार में जबरी मशक्क़त के इस्तेमाल पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी फ्रीडम की बुनियाद रखी है जिसका मकसद कारोबारों को इन अशिया के बारे में जो वो ख़रीदते हैं ज़्यादा शफाफियत फराहम करना है। हम बड़ी कंपनियों, हुकूमतों और यूनिवर्सिटियों के साथ काम करते हैं और उन्हें जो करना है वो हमें ये बताना है कि वो क्या खरीदते हैं। और जब ये मालूमात फ्रीडम के पास आती हैं तो हम मसनूई ज़हानत और इंसानी ज़बान के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए अपने सार्फिन की मदद के लिए एक तज्ज़िया मुरतब करते हैं जिससे वो समझ सकें कि उन्हें अशिया और सर्विसेज कहाँ से आ रही हैं। कुछ सूरतों में हम उन्हें इस खाम माल के बारे में भी बताते हैं जिससे ये अशिया तैयार होती हैं। फ्रीडम की जानिब से किया जाने वाला तज्जिया खाम माल के बुनियादी वसाइल के बारे में पेशन गोई और ऐसे ख़तरात की बुनियाद पर उनकी दर्जा बंदी करता है जिनमें इंसानी हुकूक, काम की जगह का महफूज होना, माहौलियाती क़वानीन और ऐसे दीगर अवामिल शामिल होते हैं जिनकी निशानदही काबिल एतबार मालूमात की रोशनी में की जाती है। फ्रीडम ने जबरी मुशक्क़त पर एक ऐसे वक्त में तवज्जो दी है जब हुकूमतें जदीद दौर की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ क़वानीन मंजूर कर रही हैं। मेहनत के बैनुल-अक़वामी इदारे की सन 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अंदाज़न 2.5 करोड़ अफराद जबरी मुशक्क़त पर मजबूर है। डिलन उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी सारिफीन के लिए भी ऐसा ही सॉफ्टवेयर तैयार करेगी। और मैं हकीकत में बहुत पुरउम्मीद हूँ कि अब से एक अशरे बाद हम इस काबिल होंगे कि हम बाजार जाकर अपने इक़दार के मुताबिक अशिया खरीद सकें और ये सब बिल्कुल मामूल की बात होगी जिससे दुनिया में ऐसी अशिया की तैयारी में मदद मिलेगी जिनकी तैयारी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी शामिल नहीं हो। मैट डिबल के साथ नुक़बत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम के बारे में फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।